बहुत मुश्किल वक्त था जब माँ 9वीं जमात का रिजल्ट थामे सर पकड़े बैठी थी। वो मार्क्स का माने पोजीशन गिर जाने का सबब पूछ रही थी, मगर नौजवान खामोश था। बोलता भी तो क्या कि इस बाली उम्र में जनाब इश्क फरमा रहे हैं। सोने पे सुहागा जिस लड़की से इश्क लड़ा रहे थे वो इंग्लिश से नावाकिफ थी और लड़के को बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती थी। मगर वो इश्क ही क्या जिसमें दोस्तों की मदद शामिल ना हो। हुआ यूं कि एक दोस्त लड़की के उर्दू में लिखे खुतूत इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लड़के को सुनाता और लड़के की इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके खत लड़की तक पहुंचा दिया जाता। लेकिन आशिकों की दास्तान में इससे भी मजेदार बात खत भेजने का निराला तरीका था। लड़की पड़ोस में ही रहती थी। लड़का अक्सर नानी अम्मा के पास जाकर उन्हें बार बार पड़ोसियों के घर जाने के लिए मजबूर किया करता और जब नानी अम्मा राजी हो जाती तो उनका बुर्का उन्हें खुद लाकर दिया करता। नानी अम्मा पड़ोस जाकर आराम से बैठकर पड़ोसियों से गुफ्तगू फरमाती तो लड़की उनका ये अबाया खूंटी पर टांगने के लिए ले जाती। नहीं समझे? अरे भाई, लड़का बुर्के में खत रख कर दिया करता था और वहां से लड़की वसूल कर लेती। यानी नानी अम्मा अनजाने में आशिकों के लिए पैगंबर बनी हुई थी। हर गुजरते दिन के साथ दोनों का इश्क नई मंजिलों पर पहुंच रहा था। मगर फिर कराची के इस लड़के के वालिदैन नाज़िमाबाद नंबर 3 से घर शिफ्ट करके गार्डन रोड आ गए। इस दूरी ने लड़के के जहन पर सवार इश्क का बुखार भी उतार दिया। लेकिन ठहरिए, आशिक मिजाजी खत्म नहीं हुई। अब इस मोहल्ले में लड़के को एक खूबसूरत बंगाली लड़की नजर आई और मौसूफ फिर इश्क फरमाने लगे। वालिदा को शक पड़ा तो इस आशिक मिजाज लड़के के करतूत और चालाकियां देखते हुए उसे फौज में भेजने का फैसला किया। और फिर एक दिन वो लड़का पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर आर्मी चीफ बन गया। उसका नाम था जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. कोई मजाल नहीं है कि आप हमारे साथ कुछ कर सकें। चैलेंज करता हूं मैं, कुछ करके दिखाओ, देखते हैं। दोबारा कभी मौका मिला, ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुचलेंगे। हिंदुस्तान को गर्दन से पकड़ लिया था। One question on Kargil. Kargil. So no more questions on Kargil. Otherwise, cut it out. Slippages or poor performance by the intelligence are possible. If we reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep? The most powerful organization? How was it? पूरी फौज ले आए थे। ले आए, मैंने भी फौज आगे कर दी। कब आओ ना, लड़ना है, चलो लड़ते हैं। परवेज मुशर्रफ की इस एक शख्सियत के भी कई रंग हैं। वो शरारती भी थे और संजीदा भी, फिरासत फहम भी थे और जज्बाती भी, आशिक मिजाज भी थे और जंगजू भी, सख्त जान भी थे और नर्म भी, डिबेटर भी थे और डिक्टेटर भी, वर्दी में भी थे और सदर भी, कराची वाले भी थे और पिंडी बुआई भी, मुहिब वतन भी थे और गद्दार भी, हीरो भी थे और विलन भी। आखिर वो थे कौन? मैदान जंग में अगली सफों में लड़ने वाला मुशर्रफ या एनआरओ देकर पिछली सफों में छुप जाने वाला मुशर्रफ? दहशतगर्दी के खिलाफ मुशर्रफ या खुद दहशत की अलामत मुशर्रफ? भारत की आंखों में आंखें डालने वाला या अमेरिका के सामने बिछ जाने वाला? वतन के लिए मर मिटने वाला मुशर्रफ या दयारे खैर में मरने वाला मुशर्रफ? परवेज मुशर्रफ की जिंदगी पढ़ने में मुझे काफी वक्त लगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया है। वो कौन था जिसने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगवाया और वो कौन सा पहला आर्मी चीफ था जिसने सिविलियन के सामने सरेंडर कर दिया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि मुशर्रफ और नवाज शरीफ एक दूसरे के दुश्मन बन गए? ये सब आप जान सकेंगे इसी वीडियो में आगे आने वाले एपिसोड्स में। मैं नहीं चाहता आप वीडियो देखते हुए डिस्टर्ब हो, इसीलिए अभी चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहूंगा और वीडियो देखने के बाद आप खुद को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाएंगे। तो मुशर्रफ के उरूज ज़वाल की दास्तान शुरू करने से पहले मैं आपको ये किस्सा सुनाना चाहता हूं। गहरी अंधेरी रात, स्याह तरीन आसमान, हाथों को हाथ नजर नहीं आ रहा, मगर कानों में ट्रेन की छुक छुक मुसलसल सुनाई दे रही है। ये ट्रेन जिंदगी की तरफ भाग रही है, लेकिन डर है कि कब मौत रास्ता रोक ले। लुटे हुए भूखे प्यासे इंसान ट्रेन की छत तक लदे हुए हैं। कुछ सहमे हुए हैं और कुछ वो हैं जो सहमे हुए बच्चों को अपने सीने से लगाई हुई हैं। उन्हीं में एक 4 साल 3 दिन का बच्चा भी मौजूद है। ये बच्चा 11 अगस्त 1943 को अपने परदादा खान बहादुर काजी मोहिउद्दीन की नहर वाली हवेली में पैदा हुआ, जो दिल्ली के डेप्यूटी कलेक्टर थे। इस बच्चे का खानदान हिंदुस्तान में सब छोड़ छाड़ कर आज़ादी की तरफ भाग रहा है, एक आज़ाद वतन की तरफ। और 56 साल बाद वो बच्चा इसी आज़ाद वतन को आमरियत में जकड़ लेता है। जी हाँ, वो बच्चा था परवेज मुशर्रफ। बाकी महाजरीन की तरह उनका खानदान भी कराची आकर बसता है।
चूंकि परवेज मुशर्रफ के वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन वजारत खारजा में अकाउंटेंट लगते हैं, इसीलिए यहाँ उन्हें जैकब लाइन में 2 कमरों का पुराना सा क्वार्टर मिलता है। परवेज मुशर्रफ और उनके वालिदैन समेत खानदान के 18 अफराद इन 2 कमरों के क्वार्टर्स में जैसे तैसे गुजारा करते हैं। बल्कि एक रात का वाकया याद आ गया। परवेज मुशर्रफ नींद से बेदार हुए तो उन्होंने सोफे के पीछे एक शख्स को छुपा हुआ देखा। वो उस वक्त बहुत छोटे थे मगर ज़हीन जरूर। खामोशी से पलटे और सीधा जाकर वालिदा को बताया कि सोफे के पीछे एक चोर बैठा है। वालिदा ने शोर मचा दिया। मुशर्रफ के वालिद तो तुर्की जा चुके थे, अलबत्ता करीब करीब से लोग दौड़े चले आए और चोर को पकड़ लिया। इन दिनों मुशर्रफ के घर में कोई कीमती सामान नहीं था, जो था वो चोर ले जा रहा था, और वो थी सिर्फ एक कपड़ों की गठरी। बहरहाल चोर ने रोना धोना शुरू कर दिया। बताया कि वो कई रोज से भूखा है। इतनी देर में पुलिस भी पहुंच चुकी थी। चोर को साथ ले जाने के लिए अहलकार आगे बढ़े, मगर मुशर्रफ की वालिदा ने रोक दिया। पुलिस से कह दिया कि ये चोर नहीं बल्कि उस शख्स को पेट भरकर खाना भी खिलाया। खैर ये वाकया अपनी जगह, मगर आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दे दिया था। ओके, बैक टू द स्टोरी। परवेज मुशर्रफ थक कर चूर बिस्तर पर लेटते तो वो कौन थी जो मुशर्रफ के ख्वाबों में आया करती थी, ये आप इसी एपिसोड में जान सकेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि दिल्ली से लेकर कराची तक परवेज मुशर्रफ की वालिदा जरीन अपने शौहर मुशर्रफुद्दीन के शाना बशाना खड़ी रहीं। वो दिल्ली में स्कूल टीचर थीं, बल्कि परवेज मुशर्रफ बताते हैं कि वो पैसे बचाने के लिए तांगे के बजाय पैदल स्कूल जाया करती और जो पैसे बचते उससे बच्चों के लिए फल खरीद लिया करती। कराची आकर वो कोरंगी क्रीक कस्टम्स में मुलाजमत करने लगी, मगर फिर कराची आमद के 2 साल बाद ही मुशर्रफ के वालिद की तैनाती तुर्की के पाकिस्तानी सिफारत खाने में हो गई और वहीं वालिदा टाइपिस्ट की जॉब करने लगी। यहाँ मुशर्रफ और उनके खानदान ने 7 साल गुजारे। वापस कराची आकर नाजिमाबाद नंबर 3 में मकान खरीद लिया। मुशर्रफ यहाँ सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ते थे। तुर्की में रहने की वजह से उनकी उर्दू बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मगर जब यहाँ 8वीं जमात में उर्दू के इम्तिहान में फेल हुए तो वालिदैन ने तवज्जो देकर मुशर्रफ की उर्दू बेहतर करवाई। मगर फिर भी उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि महबूबा को खत लिख सकते। महबूबा से याद आया, वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि उन्हें एक बंगाली दोशीजा से मोहब्बत हो गई थी। अब मुशर्रफ साहब की आशिक मिजाजी का लेवल चेक कीजिए। सन 1961 में जनाब का 18 साल की उम्र में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दाखिला हुआ तो सीनियर कैडेट्स की जानिब से दुर्गत बनाए जाने के बाद पहली ही रात जानते उन्हें ख्वाब में कौन आया? वही बंगाली महबूबा। जबकि सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के बाद उन्होंने 36 लाइट एंटी एयरक्राफ्ट का इंतखाब भी इसीलिए किया ताकि उन्हें कराची जाना पड़े और वो अपनी महबूबा से मिल सके, मगर वो हाथ से निकल चुकी थी। खैर हाथ से तो उनकी फौज की नौकरी भी निकल जाती उनके लाओ भालीपन की वजह से। यूं समझ लें कि 1965 में भारत ने हमला करके परवेज मुशर्रफ का कोर्ट मार्शल बचा लिया। किस्सा यूं है कि सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के बाद परवेज मुशर्रफ की पोस्टिंग छांगा मांगा में हो गई। अब पंजाब के ऑफिसर्स तो चंद घंटों में अपने घर से होकर आ जाते थे, लेकिन मुशर्रफ को कराची आने के लिए लंबी छुट्टी चाहिए थी। मुशर्रफ ने दरखास्त दी, मगर कमांडिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी। मुशर्रफ को तैश आया और ट्रेन पकड़कर सीधा कराची चले आए। सीनियर्स ने समझाया भी कि वो मुश्किल में फंस सकते हैं, मगर मुशर्रफ ने पूरे 8 दिन कराची में चिल किया और फिर वापस पहुंचे। तो उधर जनाब के कोर्ट मार्शल की तैयारियां चल रही थी, मगर किस्मत की देवी मेहरबान, भारत ने हमला कर दिया और 65 की जंग शुरू हो गई। मुशर्रफ भी आगे आगे बढ़कर अलग अलग महाजों पर लड़े। दुश्मन की सरजमीन में घुसकर खेम करन के 15 मील रकबे पर कब्जा कर लिया। अपनी किताब लाइन ऑफ फायर में वो लिखते हैं कि इस बहादुरी पर उन्हें 2 अलग अलग इनाम मिलना थे, लेकिन हुआ यूं कि एक तमगा मिला और दूसरा इनाम यह था कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का मुकदमा खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ ने मोस्ट सीनियर्स को छोड़कर परवेज मुशर्रफ का नाम क्यों सिलेक्ट किया? नवाज शरीफ को आर्मी चीफ की ऐसी क्या बात बुरी लग गई कि उनकी छुट्टी कर दी? ये सब आप जान सकेंगे इस एपिसोड में। 5 अक्टूबर 1998 की शाम वजीर आजम हाउस में बेचैनी फैली हुई है। नवाज शरीफ तेज तेज कदम बढ़ाकर इधर से उधर टहल रहे हैं। धड़कन खौफ के मारे बढ़ती जा रही है। हालांकि उधर पीपल्स पार्टी और बाकी ओपोजिशन खुशियां मना रही है। इधर नवाज शरीफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख है और वो गहरी सोच में है। हालांकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सज्जाद अली शाह और सदर फारूक लगारी को ओहदों से फारिग करके वो कौमी जंग जीत चुके हैं। फिर किस बात का खौफ? समझने के लिए उसी सुबह क्या हुआ ये जानना होगा। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत लाहौर के नेवल कॉलेज की तकरीब से खिताब कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक हुकूमत को पैगाम देते हैं कि मुल्क के आला तरीन फैसलों में फौज को भी शामिल किया जाए, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। बस इसी बयान से नवाज शरीफ को बगावत की बू आने लगी और बिल आखिर उन्होंने फैसला कर लिया। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को वजीर आजम हाउस बुलवाया, अकेले कमरे में लेकर गए और कहा, जनरल साहब
आप इस्तीफा दे दें। ये तारीख में पहली बार हो रहा था कि एक वजीर आजम आर्मी चीफ से इस्तीफा मांग रहा था, और यह भी तारीख में पहली बार हुआ कि 24 घंटों से भी कम वक्त में जनरल जहांगीर करामत ने पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कुर्सी छोड़ दी। नहीं प्लीज, आप इमरान बाजवा दौर की मिसाल नहीं दीजिएगा। अगर आप ऐसा कुछ कमेंट करने वाले हैं तो मैं पहले ही जवाब दे दूं कि वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ बाजवा को बरतरफ करने की खबरों की तरदीद कर दी थी। बैक टू द स्टोरी। नवाज शरीफ का इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि आर्मी चीफ की कुर्सी खाली है। उन्हें तलाश थी यस सर कहने वाले ऑफिसर की, और उनकी टेबल पर 3 नाम थे। पहला लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान, जो कि मोस्ट सीनियर थे। दूसरा जनरल खालिद नवाज खान, और तीसरा नाम था लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ का। अली कुली खान की फारूक लगारी से यारी थी, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। पहले से डरे हुए नवाज शरीफ के लिए यह नाम तो बिल्कुल काबिल कबूल ना था। जबकि चौधरी निसार अली खान के भाई इफ्तिखार अली खान, जो कि सेक्रेटरी दिफा थे, उन्होंने भी अली कुली खान के नाम पर मुखालिफत की थी। नवाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज खान पर भी मुत्तफिक ना हुए, परवेज मुशर्रफ के नाम पर आकर रुके। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनसे मुतालिक रिपोर्ट ठीक नहीं दी थी। एजेंसीज ने नवाज शरीफ को खबरदार किया था कि परवेज मुशर्रफ जज्बाती आदमी है। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाबी जबान की बेसाखियों पर खड़े सियासतदान को महाजिर, उर्दू स्पीकिंग, कराची का लड़का और ऊपर से फौजी परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ की कुर्सी के लिए पसंद आ गए। क्यों, वो भी बताता हूं, लेकिन पहले आगे की कहानी जानते हैं। जनरल करामत की मुतनाज़ा तकरीर के 2 दिन बाद 7 अक्टूबर की शाम मंगला में परवेज मुशर्रफ अपनी वाइफ सहबा के साथ टीवी देख रहे थे। ये फोन आता है, मुशर्रफ साहब आप फौरन प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचिए। इस बात से बेखबर मुशर्रफ कि उनके चीफ इस्तीफा दे चुके हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी को जवाब देते हैं, मैं अपने चीफ को बताकर आता हूं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, ये इंतहाई खुफिया है, आप किसी को भी बताए बगैर आइए। मुशर्रफ अपना ग्लॉक 17 पिस्तौल लेते हैं, मिलिट्री पुलिस के साथ इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक दोस्त ब्रिगेडियर एजाज शाह का फोन आता है, जो लाहौर में ISI के मकामी शोबे में तैनात थे। एजाज शाह परवेज मुशर्रफ को मुबारकबाद और खबर देते हैं कि आपको आर्मी चीफ बनाया जा रहा है, जनरल करामत इस्तीफा दे चुके हैं। मुशर्रफ PM हाउस में दाखिल हुए तो नवाज शरीफ सोफे पर बैठे उनके मुंतजिर थे, और उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि जनरल करामत ने जिस बूढ़ेपन से इस्तीफा दिया, उससे फौज में सिपाही और ऑफिसर दोनों को तजलील महसूस हुई। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को यस सर कहने वाला समझकर सिपाही सालार की छड़ी तो थमा दी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि परवेज मुशर्रफ इसी छड़ी को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जिक्र आगे चलकर करेंगे। अभी आपको यह बता देता हूं कि वो कौन थे जिनकी राय के सामने नवाज शरीफ ने इंटेलिजेंस एजेंसी के मशवरे को भी वैल्यू नहीं दी। वो थे ये साहब, मेहरान बैंक के डायरेक्टर हामिद असगर किदवाई। सहाफी हामिद मीर लिखते हैं कि किदवाई नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। वो वजीर आजम हाउस में ही रहते थे और परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि जब उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपने मेरा नाम ही क्यों सिलेक्ट किया, तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मुझ तक कोई सिफारिश नहीं भिजवाई। अब ये कोट अनकोट चौधरी निसार अली खान, उनके बकौल नवाज शरीफ नहीं जानते थे मुशर्रफ को। उन्होंने कहा कि मैं और शहबाज शरीफ दोनों मरी गए, मरी में हम मुशर्रफ से मिले और हमने आके फिर नवाज शरीफ को मुशर्रफ के बारे में एक रिपोर्ट दी कि हम समझते हैं कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन। तो उन्होंने कहा हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि मुशर्रफ ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी एज़ कम्पेयर टू अली कुली खान। फिर ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर से कहा कि वो डब्बे में बंद हो गए हैं। फौजियों ने नवाज शरीफ को ऐसा क्या कह दिया था कि उन्हें कायदे आजम बनने के ख्वाब आने लगे। बेनजीर ने मुशर्रफ को क्या कहकर चिढ़ा दिया था, ये सब आप जान सकेंगे इस एपिसोड में। माजी में चलते हैं। अभी मुशर्रफ आर्मी चीफ नहीं बने, वो DGMO है और उनके पास कश्मीर की आजादी का प्लान है। मीटिंग की सरबराही एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान कर रहे हैं, मगर मुशर्रफ वर्दी वालों के दरमियान जिनके सामने प्लान पेश कर रहे हैं वो है दूसरी बार वजीर आजम बनने वाली बेनजीर भुट्टो। लंबा चौड़ा प्लान सुनने के बाद बेनजीर पूछती हैं, तो फिर क्या होगा जब आप श्रीनगर ले लेंगे? मुशर्रफ जवाब देते हैं, फिर हम श्रीनगर की असेंबली पर पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। बेनजीर पूछती हैं, फिर क्या होगा जब आप श्रीनगर की असेंबली पर पाकिस्तानी परचम लहराएंगे? मुशर्रफ कहते हैं, फिर आप यूनाइटेड नेशन जाइएगा और बताएं कि हमने श्रीनगर हासिल कर लिया है। बेनजीर फिर पूछती हैं कि उससे क्या होगा? मुशर्रफ कहते हैं, फिर आप उनसे कहें कि नक्शे में जोग्राफिया चेंज करें। बेनजीर फिर कहती हैं, तो उससे क्या होगा?
मुशर्रफ चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, मोहतरमा आप मुझसे कहलवाना क्या चाहती हैं? हम बाजी जीत चुके होंगे। बेनजीर लुकमा देती हैं, नो जनरल, अगर यूनाइटेड नेशन ने हमसे गो बैक कह दिया तो, और ना सिर्फ श्रीनगर बल्कि आजाद कश्मीर भी खाली कराने का कह दिया तो? बेनजीर कहती हैं उन्होंने नो कहकर प्लान पर अमल रोक दिया, वरना उस वक्त वहां मौजूद पूरी फौजी क़यादत मुशर्रफ की हम ख्याल थी। General Musharraf was the person who presented the war plan to me. I put my foot down. I said, no, this is wrong. I want my countrymen to hold their head up high. I don't want them to feel the shame and humiliation. अब इसी वाक़े को जहन में रखते हुए आगे आ जाइए। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ बन चुके हैं। अब उनके पास पावर भी है और अथॉरिटी भी। उन्हें लगता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। श्रीनगर पर पाकिस्तानी परचम लहराने का वो ख्वाब जो बेनजीर ने शर्मिंदा ताबीर ना होने दिया, वो अब पूरा हो सकता है। बस मौके का इंतजार था और वो भी मिल ही गया। अभी परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ बने ही थे कि इसी महीने कारगिल में भारत को घुसकर मारने का प्लान उनकी टेबल पर था और सामने 3 कमांडर्स। प्लान बनाने वाले FCNA के कमांडर मेजर जनरल जावेद हसन, उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान और 10 कोर के कमांडर जनरल महमूद, जो प्लान पर पहले ही कायल हो चुके थे। जनरल जावेद हसन ने आर्मी चीफ से कहा कि अमेरिका भारतीयों से पहले ही नफरत करता है, इस जंग में वो हमारा साथ देगा। परवेज मुशर्रफ ने ताकीद की कि कोई फौजी भारतीयों के हाथ न लगे और यूं आर्मी चीफ ने हुकूमत और ISI को ऑन बोर्ड लिए बगैर ऑपरेशन कोहे पैमा की मंजूरी दे दी। यहाँ पर कारगिल ऑपरेशन का थोड़ा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। दरअसल 1984 में भारत ने शिमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सियाचिन के एक बड़े ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी फौज में शदीद गुस्सा था, बदला लेने के लिए बार बार प्लान बन रहे थे और मुस्तरद हो रहे थे। लेकिन इस बार तमाम हम ख्याल इकट्ठा थे। चारों जनरल्स ने इस प्लान की किसी को हवा तक नहीं लगने दी। सियासतदान तो दूर, बाकी फौजी क़यादत भी इस ऑपरेशन से लाइल थी। इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मूवमेंट करनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑक्यूपाई करना है, स्ट्रेंथन करना है, कहीं से ट्रूप्स विथड्रॉ करके दूसरी जगह लेकर जाने हैं, कोई परमिशन अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस उसकी परमिशन ली जाती है। ऐसे नहीं कि हर चीज की प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर तो नहीं, हर चीज की तो आर्मी चीफ से भी परमिशन नहीं ली जाती है। उधर -20 डिग्री में रहने वाले जवानों को एक्टिव कर दिया गया। 18 दिसंबर 1998, चारों तरफ अंधेरा, सफेद बर्फ, गंभीर सन्नाटा और खून जमा देने वाली सर्दी। हाथ में छोटे हथियार, खुश्क मेवा और एक खेमा लिए 6 अफराद लाइन ऑफ कंट्रोल उबूर करके भारतीय सरजमीन पर आ जाते हैं। ये थे कैप्टन नदीम, कैप्टन अली, हवालदार लालिक जान और उनके साथ 3 अफराद। उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय इलाके में रैकी करें। 3 दिन की रैकी के बाद उन्होंने इत्तला दी कि सारा इलाका खाली पड़ा है, दुश्मन का दूर दूर तक पता नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अगला हुक्म मिला कि अब 200 आदमियों के लिए असलहा और खुराक भी इकट्ठी की जाए, क्योंकि अगला कदम था लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर दुश्मन के खाली इलाकों में पाकिस्तानी चौकियां कायम करना। प्लान के मुताबिक सब ठीक चल रहा था। दुश्मन के इलाके में चौकियां बनाई जाने लगी। इधर फौज भारत से जंग की तदबीरें कर रही थी और उधर नवाज शरीफ भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से बगलगीर हुए चले जा रहे थे। आजादी के बाद पहला मौका था कि पाकिस्तान और भारत शीरो शकर हुए। वाजपेयी लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर आए और दिल्ली तक बस चलाने के प्लान का बताया, मगर दूसरी तरफ सरहद पर बारूद की बू का अंदाजा भी किसी को नहीं था। पाकिस्तानी जवान भारतीय इलाकों में 100 से ज्यादा चौकियां कायम कर चुके थे। अलबत्ता परवेज मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि ये चौकियां लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कायम की गई थी। अगले मोर्चों पर तो मुजाहिदीन गए थे, मगर इस बात से कोई मुत्तफिक नहीं। प्लान के मुताबिक जवानों की चौकियां तो बना दी गईं, मगर इतनी ज्यादा तादाद में खुराक पहुंचाना मुमकिन न था। अक्टूबर के आखिर में शुरू होने वाली कार्रवाई मई के पहले हफ्ते में दाखिल हो चुकी थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन फिर एक रोज चौकियां बनाते हुए जवानों ने एक चरवाहे को भारतीय इलाके में गुजरता हुआ देखा, जिसके पास शिकारी कुत्ते भी थे। जवानों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, मगर बास का ख्याल था कि उनके पास पहले ही खुराक कम है, वो खुद खाएंगे या जानवरों को खिलाएंगे। चरवाहा जानवरों के साथ भूल भुलैयों में गुम हो गया। इसे जाने देना दुरुस्त न था, क्योंकि वो सिर्फ चरवाहा नहीं बल्कि भारतीय फौज का इन्फॉर्मर भी था। हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डुल रहा था, बर्फ हट रहा था। अगले ही रोज एक भारतीय हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी चौकियों का जायजा ले रहा था, काफी नीचे उड़कर। जवानों ने हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागने की इजाजत मांगी, मगर हाई कमान ने रोक दिया।
दरअसल ऑपरेशन की प्लानिंग करने वालों का ख्याल था कि जून में बर्फ पिघलने के बाद ही भारतीय फौज को इन्फिल्ट्रेशन का पता चलेगा और तब तक पाक फौज के जवान मुकम्मल कब्जा कर चुके होंगे। वैसे ख्याल गलत भी नहीं था, क्योंकि भारतीय फौज उन दिनों लद्दाख में चिड़ियाघर बनाने में मसरूफ थी। मैं लड़ाई के लिए वेपन मांग रहा था, डिफेंसेस मांग रहा था। जीओसी बोले जू बनाएंगे, एनिमल पकड़ो, ये पकड़ो, और ट्रुप्स आगे से निकाल के जू में इस्तेमाल हुए। और डिफेंस स्टोर जो थे, जो वहां यूज होने थे, वो पीछे लेह में जू बनाने के लिए इस्तेमाल होते। जो प्लांट था, डिगिंग मशीन एंड ऑल, दे वर यूज्ड देयर। अब दुश्मन ने भरपूर ताकत से हमला कर दिया। स्पेशल बोफोर तोपों से पाकिस्तानी चौकियों पर गोले बरसाए, मगर पाकिस्तानी जवान भरपूर मज़ाहिमत कर रहे थे। मामलात काबू में ना आए तो भारतीय फजाइया ने बम गिराने शुरू कर दिए। लेकिन अब कारगिल में छिड़ने वाली जंग खुफिया नहीं रही थी। धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी और फिर दोस्त बनकर लौटने वाले भारतीय वजीर आजम ने दुश्मन बनकर नवाज शरीफ को खून घुमा दिया। इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूं और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है? आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की। वाजपेयी साहब ने दायरे शिकायत की इस हवाले से कि आपने ये क्या कर डाला। हम तो बहुत आगे जाने की बात कर रहे थे दोस्ती और इसकी, तो ये तो दोस्ती का पर ख़त्म हो गया है यहाँ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं मालूमात हासिल करता हूँ, मुझे यकीन जाने कुछ नहीं पता। और उस वक्त सईद मेहदी साहब के बकौल के वाजपेयी साहब ने कहा कि आप मेरी बात छोड़ें, दिलीप कुमार मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बात कर लें। जब नवाज शरीफ दिलीप कुमार साहब आए तो नवाज शरीफ ने उनको, जिस तरह होता है ज़ाहिर है कि आप आएँ, लाहौर आएँ, वो आएँ, तो उस पर बकौल उनके दिलीप कुमार ने कहा कि अब मैं लाहौर आके क्या करूँगा। नवाज शरीफ के पैरों तले जमीन निकल रही थी। वो अपनी अकल पर हाथ मार रहे थे कि इतना सोच विचार करके उन्होंने आर्मी चीफ लगाया था, मगर जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उन्होंने फौरन मुशर्रफ को फोन घुमाया। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने रिक्वेस्ट की कि वो पिंडी आए, उन्हें एक ब्रीफिंग में मामला समझाया जाएगा। नवाज शरीफ दौड़े दौड़े पिंडी पहुंचे। अब यहाँ वजीर आजम और बाकी सियासी क़यादत के साथ फजाई और नेवल चीफ ने भी ला इल्म रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो टाइम था जब मुशर्रफ को नवाज शरीफ सैक कर सकते थे, और अगर उस वक्त सैक करते नवाज शरीफ मुशर्रफ को तो ये शायद मुशर्रफ उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि वो ये सब करते उसमें। और चूँकि नेवल चीफ और अगर एयरफोर्स चीफ भी अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं तो मामला और सीरियस हो जाता है। मगर नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को क्यों ना हटाया, अभी आप समझ जाएंगे। अब अगली मीटिंग 17 मई 1999 को ओजड़ी कैंप में होती है। मुशर्रफ समेत प्लानिंग करने वाले चारों जनरल्स नवाज शरीफ को समझा रहे थे कि वो कामयाबी के करीब है, लेकिन नवाज शरीफ का मूड ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज खान खड़े हुए और नवाज शरीफ से कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो तारीख में आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। कायदे आजम के बाद आप ही को फातेह कश्मीर के नाम से याद किया जाएगा। बस फिर क्या, नवाज शरीफ फूले नहीं समा रहे थे। मुस्कुराकर पूछा, आपने ये नहीं बताया कि श्रीनगर पर पाकिस्तानी परचम कब लहराएगा? अब तो वो खुद आर्मी चीफ के साथ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगिल भी पहुंच चुके थे। टेंशन का माहौल आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान खत्म हुआ था, मगर ध्यान रहे, जंग की वजह से दुनिया भर में टेंशन बढ़ रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी जवानों ने जंग दराज सेक्टर तक फैला दी थी। पाक फौज के जवान दुश्मन को घर में घुस कर मार रहे थे। भारत के मिग तैयारे, हेलीकॉप्टर्स गिरकर तबाह हो रहे थे, मगर कब तक? मसला था पाकिस्तानी अफवाज को खुराक और असलहे की सप्लाई जारी रखना, जो भारत ने फजाइया के जरिए मुनक़ता करना शुरू कर दी थी। उधर पाकिस्तानी फजाइया भी जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी, मगर फिर सारी कहानी रिवर्स होने लगी। चीन, रूस हो या अमेरिका, पाकिस्तान पर जंगबंदी के लिए दबाव डालने लगे। कारगिल में हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था, आपकी फौज को, और आपकी फौज रो रही थी और भागते हुए गए बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पास, कि वो उनको कहने के लिए कि ये पाकिस्तानियों को कहें वो निकल जाए। अब पाकिस्तान सिफारती तौर पर तन्हा हो रहा था। वजीर आजम नवाज शरीफ की दौड़ें लगने लगी। उन्होंने चीन का दौरा किया, मगर साथ ना मिला। वजीर आजम नवाज शरीफ को लगने लगा कि ये जंग बंद करना होगी। मदद के लिए उन्हें वॉशिंगटन नजर आ रहा था। 4 जुलाई को अमेरिका जाने से पहले उन्होंने आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को फोन किया और फौरी तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट बुलाया। मुशर्रफ पहुंचे तो सवाल किया, क्या हमें जंगबंदी और पसपाई कबूल कर लेनी चाहिए? मुशर्रफ ने जवाब दिया, जंग की सूरत हाल हमारे हक में है, लेकिन सियासी फैसला आपका अपना होगा।
ये सुनने के बाद नवाज शरीफ अमेरिका के लिए उड़ गए। वहां बड़ी मुश्किल से अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात का वक्त मिला। यहाँ 1-on-1 मुलाकात में एक शख्स और था जो कोने में बैठा नोट्स लिख रहा था। वो थे अमेरिकी प्रेसिडेंट के एडवाइजर ब्रूस रिडल, जिन्होंने अपनी किताब में इस मुलाकात का हाल बताया। नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर क्लिंटन से कहा, आई एम इन अ बॉक्स। क्लिंटन रिप्लाई करते हैं, यू हैव पुट मी इन अ बॉक्स। नवाज शरीफ ने क्लिंटन से मदद मांगी। इस दौरान अमेरिकी सदर ने भारतीय वजीर आजम को भी फोन किया। क्लिंटन ने ताउन करने के लिए नवाज शरीफ के सामने एक ही कंडीशन रखी कि पाकिस्तान बगैर किसी शर्त के भारतीय हुदूद से अपनी फौज वापस बुला ले। इधर अब भारतीय हुदूद पार करने वाले पाकिस्तानी जवानों की हालत भी बेहतर नहीं थी। सप्लाई लाइन कटने की वजह से वो भूखे प्यासे भारतीय फौज का मुकाबला कर रहे थे। कमबैक के ऑर्डर के बाद फौजें वापस आने लगी तो भारतीय फोर्सेस ने पीछे से फायरिंग कर दी, जिससे पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुशर्रफ के मुताबिक सीज फायर से पहले 157 फौजी शहीद और 250 जख्मी हुए थे। सीज फायर के बाद शुहदा की तादाद 200 तक पहुंच गई और 415 जख्मी हुए, जबकि पाकिस्तानी अफवाज वसाइल कम होने के बावजूद 200 भारतीय फौजी हलाक और 1500 जख्मी कर चुकी थी। लेकिन मुशर्रफ कहते हैं ये तादाद इससे दुगनी थी। उस वक्त इंडिया को लाशों के लिए ताबूत भी कम पड़ गए थे। मुशर्रफ की नाकाम खुफिया प्लानिंग के बाद अब नवाज शरीफ चुपके चुपके क्या प्लान कर रहे थे? वो कौन था जिसका यस या नो मुशर्रफ को बादशाह या गुलाम बना सकता था? पीटीवी के अंदर 111 ब्रिगेड के कमांडर पर किसने असलहा तान लिया था? वो कौन थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ का इख्तिदार पर कब्जा कामयाब बनाया? ये सब आप जान सकेंगे इस एपिसोड में। सरहदों पर खत्म होने वाली जंग ने वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान जंग छेड़ दी। आर्मी चीफ जहांगीर करामत, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और सदर फारूक लगारी के ओहदे एक झटके में उड़ा देने वाले नवाज शरीफ को अपनी सियासत पर यकीन था कि मुशर्रफ उनके सामने कुछ नहीं, जबकि उधर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवा दिया था कि मैं जहांगीर करामत नहीं हूँ। नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ था कि तुम लोगों ने कोई बहुत अच्छा नाम सजेस्ट नहीं किया, तो क्योंकि उसके बाद से एक टेंशन सी बिल्ड होनी शुरू हो गई थी। और कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को बेसिकली मुशर्रफ का स्टाइल ज़्यादा पसंद नहीं आया था बात करने का, और उनसे जिस तरह वो आके, ज़ाहिर मुशर्रफ एक SSD कमांडोज़ रहे थे और एक अपना स्टाइल था मुशर्रफ का, तो वो जब प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे तो वो उसी स्टाइल में मिलते थे और झुक के नहीं मिलते थे। एक हमारे यहाँ एक बीच में ये रवायत भी हो गई थी कि नॉर्मली अगर आप कैप पहन कर जाएं तो आप सलूट करते हैं, और मुशर्रफ के बारे में ये कहा था कि वो जिस वक्त मिलते थे प्राइम मिनिस्टर से तो कैप पहन के नहीं मिलते थे। साल 1999 का आखिर बड़ा ही अजीब था। मुल्क की दो बड़ी ताकतें, चीफ एग्जीक्यूटिव और आर्मी चीफ, एक दूसरे से इनसिक्योर हो रहे थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सियासत कर रहे थे। नवाज शरीफ उल्टी छुरी से काटना चाह रहे थे, खाने की निशिस्त पर अपने वालिद के साथ गप्पे लगवाते, और दूसरी तरफ उनकी बरतरफी की प्लानिंग भी तैयार कर रहे थे। शायद उन्होंने ये तरीका इसलिए भी अपनाया कि दुश्मन असल चाल से बेखबर रहे और जवाबी वार न कर सके। लेकिन उधर परवेज मुशर्रफ को शक पड़ गया था, इसलिए उन्होंने अपने वही जनरल जिन्होंने कारगिल की प्लानिंग की थी, उन्हें समझा रखा था कि बरतरफी की सूरत में उन्होंने क्या करना है। अब प्लान दोनों तरफ तैयार थे। 10 अक्टूबर इतवार का रोज, जब नवाज शरीफ अटैक के लिए पहल करते हैं, इस बात से बेखबर कि मुशर्रफ डिफेंस प्लान बना चुके हैं। छुट्टी के दिन नवाज शरीफ सुबह सुबह उठते ही अपने मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल को बुलाते हैं। उन्हें जाती उम्रा के गार्डन में ले जाकर कहते हैं अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें। फिर नवाज शरीफ अपना फोन भी बंद कर देते हैं। अपने मुलाजिम शकील को दोनों फोन देकर दूर भेज देते हैं और फिर फैसला सुनाते हैं कि वो परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करने जा रहे हैं। ये सुनकर मिलिट्री सेक्रेटरी के रंग उड़ जाते हैं। वो कहते हैं मगर एक बार। नवाज शरीफ टोकते हैं, मैं फैसला कर चुका हूं। जावेद इकबाल कहते हैं याद रखिए सर, जियाउल हक भुट्टो को फांसी के तख्ते तक ले गया था। नवाज शरीफ इग्नोर करते हैं और अगली सुबह यानी 11 अक्टूबर को वो अपने बेटे हुसैन नवाज से सहाफी नजीर नाजी को बुलवाते हैं। नजीर नाजी को बुलवाने का मकसद तकरीर लिखवाना था, जिसका मतन था आर्मी चीफ की बरतरफी और कारगिल की इंक्वायरी। ये तकरीर नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की बरतरफी के बाद पीटीवी पर करना थी। लेकिन एक मिनट, बरतरफ करने के बाद नया आर्मी चीफ किसे लगाना है? नवाज शरीफ ये फैसला भी कर बैठे थे, और वो थे DGISI जनरल जियाउद्दीन भट्ट। मगर वो अभी तक इस बात से लाइल्म थे कि वो 24 घंटे बाद मुल्क के आर्मी चीफ होंगे। उसी रोज नवाज शरीफ को अबू धाबी के लिए रवाना होना था। वो ISI चीफ जनरल जियाउद्दीन भट्ट को भी साथ लेते हैं।
अब तैयारे में एक तरफ नवाज शरीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट से खुसर पुसर कर रहे थे और दूसरी तरफ हुसैन नवाज और नजीर नाजी बैठे तकरीर लिख रहे थे। नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को अपना फैसला बता देते हैं। अलबत्ता जनरल भट्ट तो रिटायरमेंट लेकर सुकून की जिंदगी का ख्वाब देख रहे थे, मगर नवाज शरीफ ने उनका सुकून गारत करने का पूरा प्लान बना रखा था, क्योंकि जो बिल्ले वो उनके सीने पर सजाने जा रहे थे वो उन्हें जेल ले जाने वाले थे। और फिर 12 अक्टूबर का वो दिन आ गया। पहला काम नवाज शरीफ को शुजाबाद में किसानों से तकरीर करना थी। वो वहां पहुंचे जरूर, मगर उनका जहन मुशर्रफ की बरतरफी में ही उलझा हुआ था और उसकी सबसे बड़ी निशानी थी जलसागाह के स्टेज पर स्पेशली लैंडलाइन लगवाई गई। नवाज शरीफ बार बार फोन की तरफ देख रहे थे और फिर घंटी बजी। नवाज शरीफ ने झट से रिसीवर उठाया, पैगाम सुना, फटाफट जलसे से मुख्तसर खिताब किया और वापस इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। फोन पर गो हेड किसकी तरफ से था आज तक वाज़े नहीं हो सका, मगर इस दौरान उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या उन्होंने फोन उठाया? बेटे हुसैन नवाज ने कहा, अब तक बात नहीं हो सकी। ये किसकी बात हो रही थी? सेक्रेटरी दिफा इफ्तिखार अली खान की, क्योंकि अब नवाज शरीफ को आखिरी बार करना था, यानी नोटिफिकेशन का अजरा, और ये काम करना था इफ्तिखार अली खान ने, मगर वो तो बीमार थे और दवाई लेकर सो रहे थे। बिलाखिर नवाज शरीफ के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने से पहले राब्ता हो गया और इफ्तिखार अली खान आधे सोए आधे जागे दौड़े दौड़े पहुंचे। नवाज शरीफ ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और वही फैसला दोहरा दिया। इफ्तिखार अली खान के भी होश उड़ गए, या यूं समझ लें कि नींद की दवाओं का असर भी ज़ाइल हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को ऐसा करने से रोकने के लिए दलाइल दिए, मगर नवाज शरीफ ने एक न सुनी और उन्हें नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। उधर तकरीर भी तैयार हो चुकी थी, शाम ढल रही थी। इधर शहबाज शरीफ और चौधरी निसार सारी हलचल देखकर बेताब हो रहे थे कि नवाज शरीफ आखिर क्या करने जा रहे हैं, मगर नवाज शरीफ ने दोनों से कुछ शेयर नहीं किया था। खैर, उस दुल्हा को भी बुला लिया गया जिसे साहिब मनसब बनाना था। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट बहुत खुश थे। नवाज शरीफ ने वक्त ज़ाया किए बगैर उनके सीने पर बिल्ले लगाए, नोटिफिकेशन जारी हुआ और पीटीवी पर खबर नशर करवा दी गई। बस फिर क्या, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नवाज शरीफ का फैसला अब सारी दुनिया के सामने था। इतना सब कुछ हो रहा था, मगर मुशर्रफ और उनकी टीम कहां थी, ये भी जान लीजिए। परवेज मुशर्रफ हालात से बेखबर तैयारे में बैठे श्रीलंका से वापस आ रहे थे। जिस वक्त उनकी बरतरफी की खबर नशर हुई, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। अब नए आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही हिदायत देना शुरू कर दी। पिंडी से लेकर कराची तक सबको फोन घुमाए गए। पहला हुक्म, परवेज मुशर्रफ को कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रोटोकॉल के साथ आर्मी हाउस ले जाया जाए। दूसरा हुक्म, कारगिल वाले जनरल्स यानी जनरल महमूद और जनरल अजीज को ओहदे से हटाया जाए। उनके साथ एक और जनरल की मौतली का हुक्म दिया गया जो न सिर्फ डीजीएमओ थे बल्कि मुशर्रफ के करीबी रिश्तेदार भी थे। और डीजीएमओ का हुक्म फौज में आर्मी चीफ का हुक्म तस्वुर किया जाता है। ये थे जनरल शाहिद अजीज, जबकि 111 ब्रिगेड के कमांडर सलाउद्दीन सत्ती का झुकाव भी मुशर्रफ ही की तरफ था। और परवेज मुशर्रफ अपनी टीम को पहले ही आगाह कर गए थे कि ऐसी सूरत हाल में उन्होंने क्या करना है। जनरल महमूद अहमद और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान टेनिस खेल रहे थे कि खबर मिलते ही दौड़ पड़े। डीजीएमओ जनरल शाहिद अजीज घर पहुंचकर जूतों के तस्मे खोल रहे थे कि खबर मिलते ही बूट कसे और वो भी निकल पड़े। सबसे पहले एक टीम प्राइम मिनिस्टर हाउस और दूसरी पीटीवी में दाखिल हुई। प्राइम मिनिस्टर हाउस में 111 ब्रिगेड के कमांडर पहुंचने पर नवाज शरीफ समझ गए कि गेम पलट सकती है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हुक्म दिया कि परवेज मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड ना होने दिया जाए। फिर वहां क्या दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, ये बताने से पहले जरा पीटीवी का हाल सुनाता हूं। यहाँ 111 ब्रिगेड के कमांडोज ने आर्मी चीफ की बरतरफी की खबर रुकवाई तो एमडी पीटीवी यूसुफ बेग मिर्जा ने फट से प्राइम मिनिस्टर हाउस में फोन मिलाया, मगर वहां से हुसैन नवाज ने गैर संजीदा जवाब देते हुए कहा, आप खबर चलाते रहें, अगर आपकी जान चली गई तो आप शहीद कहलाएंगे। बाद में सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल अपनी गन लोड करके पीटीवी पहुंचे और 111 ब्रिगेड के कमांडर पर तान ली। जवाब में तमाम जवानों ने जावेद इकबाल पर असलहा तान लिया। पाकिस्तान टेलीविजन उस वक्त शायद लहूलुहान हो जाता, मगर 111 ब्रिगेड के कमांडर ने होशमंदी से काम लिया और जवानों को हथियार डालने का कहा। अब बरतरफी की खबर दोबारा चलने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद फौज के मजीद 2 ट्रक वहां पहुंच गए और अब एमडी पीटीवी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में दोबारा फोन करने का मौका न मिला। पीटीवी की स्क्रीन पर कलर बार आया, फिर एक फूल नमूदार हुआ और फिर फौज के तराने सुनाए जाने लगे। अब सबसे अहम था परवेज मुशर्रफ का तैयारा बाहिफाजत कराची उतरवाना, जिसमें सिर्फ मुशर्रफ नहीं बल्कि उनकी अहलिया समेत 198 मुसाफिर सवार थे। तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद से बाहर मस्कत ले जाने के अहकामात मिल रहे थे, जबकि जहाज में फ्यूल भी कम बचा था। अब यहाँ सबसे अहम किरदार था कोर कमांडर कराची जनरल मुजफ्फर उस्मानी का, क्योंकि उन्हें 2 अलग अलग अहकामात मौसूल हुए थे।
पहला नवाज शरीफ की तरफ से कि परवेज मुशर्रफ का तैयारा कराची ना उतरने दिया जाए, और अगली कॉल 5:40 पर लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान की थी कि वो एयरपोर्ट को अपनी तहवील मिले और मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ पूरे एजाज के साथ रिसीव करें। अब कू की कामयाबी या नाकामी कोर कमांडर कराची जनरल उस्मानी के कांधों पर थी कि वो किसकी तरफ झुकते हैं, और उन्होंने मुशर्रफ का साथ देने का फैसला किया। जनरल मलिक इफ्तिखार को कंट्रोल टावर पहुंचने का कहा और खुद भी एयरपोर्ट पहुंच गए। उधर मुशर्रफ भी तैयारे के कॉकपिट में आ गए। सर आवाज बोलो इधर। सर जनरल साहब यहाँ है, 8:05 मस्ट लैंड हियर सर, आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील, मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची एटीसी के साथ कर दें। एटीसी को कांटेक्ट कर लो क्या सर? जनरल मलिक इफ्तिखार ने कंट्रोल टावर के इंचार्ज से तैयारे के पायलट से बात कराने का कहा, मगर उसने हिदायत मानने से इनकार कर दिया। अगले ही लम्हे उसने अपनी कनपटी पर पिस्तौल की नाल महसूस की तो पीछे मुड़े बगैर पायलट से राब्ता करवा दिया। उस वक्त तैयारा नवाबशाह की जानिब जा रहा था। मलिक इफ्तिखार ने पायलट को हुक्म दिया कि तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर ही उतारा जाए। चूंकि मुशर्रफ भी कॉकपिट में ही मौजूद थे, उन्होंने पूछा क्या सूरत हाल है। मलिक इफ्तिखार ने उन्हें सारे मामलात से आगाह किया, लेकिन साथ ही मुतमईन भी किया कि सूरत हाल कंट्रोल में है, आप कराची लैंड कर सकते हैं। परवेज मुशर्रफ ने यह कंफर्म करने के लिए कि वो मलिक इफ्तिखार से ही बात कर रहे हैं, अपने पालतू कुत्तों के नाम पूछे। जवाब मिला सर, डॉट और बडी। मुशर्रफ मुतमईन हुए और ऑर्डर दिया कि कोई शख्स मुल्क से भागना नहीं चाहिए। अब एयरपोर्ट का रनवे क्लियर करा लिया गया। मुशर्रफ का तैयारा लैंड हुआ और जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने उनका बतौर आर्मी चीफ इस्तकबाल किया। उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली मजीद कमांडोज के साथ सीधा नवाज शरीफ के कमरे में दाखिल हो गए। नवाज शरीफ ने पूछा क्या मार्शल लॉ लग चुका है? कर्नल ने जवाब दिया मुझे नहीं पता। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट मुसलसल फोन पर हिदायत दे रहे थे, जिनसे फोन छीन लिया गया। कुछ ही देर में रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल महमूद अहमद भी वहां पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया। परवेज मुशर्रफ लिखते हैं कि शहबाज शरीफ उस वक्त वॉशरूम में थे और वो नवाज शरीफ की तकरीर पानी में बहा रहे थे, जिन्हें दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। और फिर रात के 2:30 बजे मेरे अजीज हमवतनों, सिचुएशन इन द कंट्री इज परफेक्टली काम, स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ही अपने 7 पॉइंट्स बता दिए, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुशर्रफ अपना जहन बना चुके थे नवाज शरीफ को हटाने के लिए, वरना रातों रात एक आदमी 7 पॉइंट्स लेके तकरीर कर दे और वो कर दे। और उन्होंने कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया कि जी मैं आया हूँ बस फ़ौरन इलेक्शन करा के वापस चला जाऊँगा। वो बहुत क्लियर थे कि वो लंबे अरसे के लिए आए हैं और उनका कोई जाने वाने का इरादा नहीं है। उन्होंने तो बेनज़ीर भुट्टो ने वेलकम ज़रूर किया उसको और नवाज शरीफ के तर्ज हुक्मरानी को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। परवेज मुशर्रफ की गाड़ी हवा में थी, टायर फट चुके थे। फिर क्या हुआ? वो कौन सा साल था जिसने परवेज मुशर्रफ को सिर्फ जवाल ही जवाल दिखाया? तारीख के सबसे ताकतवर आर्मी चीफ को वर्दी क्यों उतारना पड़ी? वतन के लिए मरने वाले को वतन में मरना नसीब क्यों ना हुआ? ये सब आप जान सकेंगे इस एपिसोड में। नई सदी थी, नया दौर था। वो बच्चा जो अपना सब कुछ हिंदुस्तान छोड़कर आया था, आज पूरा पाकिस्तान उसके पास था। वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर और मकबूल तरीन आर्मी चीफ बन गया था। स्याह और सफेद का मालिक। वो अपने उरूज की इंतहा को छू रहा था, ताकत के नशे में चूर हो रहा था। अदालत, फौज, सियासतदान, बल्कि हर शोबा उनके साथ था। मैदान साफ था। न नवाज शरीफ और उनका खानदान मुल्क में था और न बेनजीर भुट्टो। जरदारी भी जेल में थे। सियासी बिसात पर दोनों तरफ सिर्फ उन्हीं के प्यादे थे। मगर फिर दुनिया बदल गई। उन्हें एक ऐसा फोन आया जो उन्हें गवर्नर हाउस में मीटिंग छोड़कर सुनना पड़ा। फोन से आवाज बाहर आई, मिस्टर मुशर्रफ, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। ये फोन किसी और का नहीं, 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी वजीर खारजा कॉलिन पॉल का था। अब वो पाकिस्तान जो परवेज मुशर्रफ के पास था, वो उसे अमेरिका से शेयर करने को तैयार हो गए। अफगानिस्तान पे अटैक हुआ अमेरिका और इत्तेहादियों का, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास दो तीन चॉइसेस थी। या तो पाकिस्तान न्यूट्रल रहता, न्यूट्रल रहने की पोजीशन में आप बचे नहीं थे, क्योंकि यहाँ आपके ये इस चीज़ का भी खदशा था कि
आपके इलाकों में कहीं अटैक ना हो जाए, चीज़ें हो जाएं। वो एनीवे उस पर दो ओपिनियंस हैं कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, क्या हम न्यूट्रल रह सकते थे, नहीं रह सकते थे, ये भी एक वो है। लेकिन ये कि जितना आगे हम गए शायद उतना आगे नहीं जाना चाहिए, तो उससे हमें नुकसान हुआ। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए, जहां से अफगानिस्तान पर ड्रोन गिराए जाने लगे, पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी दंतनाने लगे। 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रावलपिंडी से अगवा करके ले गए। 2004 में एटमी धमाके करने वाले अब्दुल कदीर खान ओहदे से फारिग कर दिए गए। हादी हुसैन अहमद साहब मरहूम से एक मरतबा मैंने पूछा था कि आपने रूस के ख़िलाफ़ तो जिहाद किया, अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त रियासत की पॉलिसी ये थी और अब रियासत की पॉलिसी ये नहीं थी। तो इस वजह से हम मॉरली या पॉलिटिकली तो हम सपोर्ट कर रहे थे अफगान तालिबान को, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते थे। तो ये जो सिलसिला था उसकी वजह से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मजहबी जमातों की मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातों की भी मुखालफत बढ़ गई। जब 2002 में उन्होंने इलेक्शंस कराए और उन इलेक्शन में उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को कट टू साइज करने की पॉलिसी बनाई, वहाँ से फिर मुशर्रफ सियासी जमातों की भी सपोर्ट लूज़ करते चले गए और मजहबी जमातों की भी सपोर्ट लूज़ करते चले गए। 2000 की इस दहाई में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया था। वो मुजाहिदीन जिन्हें खुद पाकिस्तानी रियासत ने पाला था, अब वो रियासत के दुश्मन बन गए थे। मुशर्रफ ने अमेरिका की जंग में साथ देकर न सिर्फ कौम बल्कि खुद को भी मुश्किल में डाल लिया था। लेकिन मुशर्रफ पर किस्मत की देवी अभी मेहरबान थी। आपने साउथ इंडियन मूवीज तो देखी होंगी जिसमें गोलियों की बौछार और बम धमाकों में भी हीरो आयरन मैन की तरह बच निकल जाता है। परवेज मुशर्रफ के साथ ये सीन रियल लाइफ में हुए थे। 14 दिसंबर 2003 को हर तरफ दो खबरों का चर्चा था, एक अच्छी और दूसरी बुरी। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया था और पोलो में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। लेकिन कुछ ही देर में उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आती है। पाकिस्तान में पहली बार आर्मी चीफ की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का काफिला चकलाला एयरबेस से आर्मी हाउस पिंडी की तरफ रवाना हुआ था। जैसे ही गाड़ी पुल पर पहुंची तो 3 टन वजनी मर्सिडीज और बख्तरबंद खिलौनों की तरह उछल पड़े। किस्मत देखिए कि धमाके की वजह से पुल दरमियान से टूट गया था। अगर धमाका गाड़ी गुजरने से 1 सेकंड पहले होता तो परवेज मुशर्रफ की मोटर कैट 25 फीट नीचे जा गिरती। मगर उनकी आंखें उस वक्त खुली रह गईं जब उसी शाम परवेज मुशर्रफ को जिंदा सलामत इस्लामाबाद के सेरेना होटल में एक शादी की तकरीब में देखा। दरअसल नक्लो हरकत महदूद करने के बजाय उसी शाम शादी की तकरीब में शिरकत करके परवेज मुशर्रफ दुश्मन को यही शो कराना चाहते थे। मैं डरता नहीं हूँ। मुशर्रफ को चिल देखकर दुश्मन और ज्यादा गर्म हो गया और 11 दिन बाद ही एक और हमला होता है। मुशर्रफ की गाड़ी उसी टूटे पुल से गुजर रही है जो जेरे तामीर है। वो आर्मी हाउस जा रहे हैं। अचानक मुशर्रफ की नजर सामने खड़ी एक सुजुकी या मिनी वैन पर पड़ती है जो दोनों सड़कों के दरमियान ग्रीन बेल्ट के यू टर्न पर टेढ़ी होकर खड़ी है। अभी मुशर्रफ उसे मशकूक नजर से देखकर वापस सामने की जानिब गर्दन मोड़ते हैं कि उसी लम्हे सब बदल जाता है। कान फाड़ देने वाली धमाके की आवाज के साथ गाड़ी फजा में उछलती है। मुशर्रफ अपना ग्लॉक पिस्तौल निकालते हैं। चारों तरफ अंधेरा, धुआं, मलबा और इंसानी आज़ा है। गाड़ी वापस जमीन पर गिरती है तो टायर फट चुके थे। सड़क पर रिम की चिंगारियों के साथ बगैर टायरों के गाड़ी आगे बढ़ती है कि एक और धमाका आगे की जानिब होता है और कोई बड़ी सी चीज सीधी विंड स्क्रीन से इस जोर से आ टकराती है कि उसमें गड्ढा पड़ जाता है। अगर ये गाड़ी बम प्रूफ ना होती तो ये भारी चीज ड्राइवर को चीरती हुई परवेज मुशर्रफ से टकराती। चरखी की तरह जोरदार आवाजों के साथ चिंगारियां निकालती मुशर्रफ की गाड़ी सीधी आर्मी हाउस पहुंचती है, जिस पर इंसानी आज़ा के लोथरे चिपके देखकर परवेज मुशर्रफ की अहलिया सहबा चीख पड़ती है। इस वाकये में 14 लोगों की जान गई जबकि 3 फौजी जख्मी हुए। परवेज मुशर्रफ के तन पर वर्दी भी थी और शेरवानी भी। सरहदी और सिफारती दोनों महाज के वही मुहाफिज थे। ऐसे में इंडिया एक बार फिर आंखों में आंखें डालने की जुर्रत करता है। 2001 के आखिर में इंडियन पार्लियामेंट पर हमले का इल्जाम भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर लगाकर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि अब भारत पर हमला करने के लिए मुशर्रफ को किसी से इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधी तड़ी लगाते हैं। एयर चीफ था, मुशर्रफ दिया होता था। मैंने कहा ओपन मैसेजेस टू ऑल द एयर हेडक्वार्टर्स, ये एयर हेडक्वार्टर से भेजो एयरफील्ड्स को। टैग आता है उसी वक्त काउंटर मारो उधर इंडिया में
टारगेट सिलेक्ट कर लो और सुबह सवेरे दूसरी दफा, तो मैंने कहा ओपन भेजो था मैसेज, आप आए देखते हैं, नहीं आए, किधर आते हो, कैसी भाई ये कोई मजाक है कोई? 2005 क्या खत्म हुआ ये समझे मुशर्रफ ने अपनी किस्मत की देवी को गुड बाय कह दिया। साल 2006 से मुशर्रफ के बुरे दिन शुरू हो गए, मगर अभी उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा था। वो अपने साथियों की बातों में आकर एक के बाद एक गलती करे जा रहे थे। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुक्टी का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में। भले वो बलूचिस्तान में अकबर बुक्टी के कत्ल को बिल्कुल सही करार देकर जारियत दोहराने का अज़्म हो, या 12 मई 2007 को कराची में कत्ल व गारतगरी के बाद मुक्के लहराकर जख्मों पर नमक पाशी हो। वैसे 12 मई 2007 को क्या हुआ, 2 चीफ की जंग में कराची वालों की हलाकत पर मैंने ये वीडियो बना रखी है, जरूर देखिएगा। खैर, अभी इन वाकयात की हिद्दत कम न हुई थी कि इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मामले पर शिद्दत ने परवेज मुशर्रफ को और भी कमजोर कर दिया। लाल मस्जिद ऑपरेशन गले की हड्डी बन गया था एक मौके पे मुशर्रफ के लिए। मुजाहिदीन को तैयार करके कश्मीर भेजना या अफ़गानिस्तान भेजना ये बहुत मामूल की बात थी, और उसमें लाल मस्जिद का बहुत बड़ा किरदार था। तो जाहिर है एक वक्त में जब आप अपने बनाने वालों से इख्तलाफ कर जाएं तो बनाने वाले कहीं ना कहीं तो खुद भी परेशान हो जाते हैं, दबाव में आ ही जाते हैं। तो यही कुछ जो है वो मुशर्रफ हुकूमत के साथ उस दौर में हुआ। अब्दुल रशीद साहब जो हैं वो अपनी शराइत जो हैं वो मनवाना चाहते थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले तो यही था कि भाई खिलाफत कायम की जाए मुल्क में। फिर साथ ही ये भी था कि जनाब जो खिलाफत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी सबसे पहले इस्लामाबाद में नाफिज होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था मुशर्रफ हुकूमत के लिए कि वो रियासत के अंदर मौजूद इस रियासत को ख़त्म करने में नाकाम हैं और दिन गुजरते चले जा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जितना ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे वो उतने मसाइल में धंसते जा रहे थे, मगर जल्द ही अंदाजा हो गया कि दाएं बाएं मुफ्त मशवरे देने वाले चौधरीज हों या वर्दी वाले दोस्त, उन्हें फायदा नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ आमरीत की जिस बंद गली में पहुंच चुके थे वहां से निकलने की कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं थी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान आ रहे थे उसमें, तो वो उसको इकोनॉमिक उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं कहता, क्योंकि ये चीज़ें वक्ती होती हैं। ज़ाहिर एक आदमी की लेजिटिमेसी ही नहीं है तो उसकी पॉलिसी कैसे दुरुस्त हो सकती है? वो वक्ती पॉलिसी, अपनी प्रोडक्शन नहीं थी। तो पॉलिटिकल, जैसे बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गया, उन पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा था और बिलाखिर उन्हें वर्दी उतारना पड़ी। मैंने वर्दी उतारी होगी, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग हमेशा आपके साथ होगा, हमेशा आपके बारे में सोच रहा होगा। वर्दी उतारकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी सारी ताकत तो इसी तोते में थी। इख्तिदार से चिमटे रहने के लिए अब वो हर उसूल कुर्बान करने को तैयार थे। उन्होंने दुबई जाकर बेनजीर से डील की। मुशर्रफ बेनजीर को एनआरओ देने, यानी उन पर और जरदारी पर तमाम केसेस खत्म करने पर राजी हो गए, मगर बदले में वो जो मांग रहे थे बेनजीर उस पर राजी न थी। परवेज मुशर्रफ सदारती मनसब अपने पास ही रखना चाहते थे। चौधरी शुजात अपनी किताब में लिखते हैं कि बेनजीर ने वजीर आजम बनने के लिए मुशर्रफ से डील कर ली थी, लेकिन फिर एक और सानेहा हो गया। अब सियासत की तोपों का रुख मुशर्रफ की जानिब था और इधर सऊदी अरब से दबाव डलवाकर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने में कामयाब हो ही गए। अलबत्ता इख्तिदार उनके नहीं बल्कि जरदारी के नसीब में आया। अब कहानी पलट चुकी थी। परवेज मुशर्रफ के पास कुछ न था। 18 अगस्त 2008 को वो पाकिस्तान को खुदा हाफिज कहकर दुबई चले गए। आखिर में पाकिस्तान का खुदा हाफिज। अगर वो 2002 का इलेक्शन करा के वो चले जाते तो मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब को आज तारीख बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखती। लेकिन फिर कराची वालों की पसंदीदगी और MQM पर एहसानात जहन में रखते हुए परवेज मुशर्रफ 2013 के इलेक्शन से पहले वापस आते हैं। उनका ख्याल था कि उनका वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा, मगर दौर बदल चुका था। उन्हें वेलकम बैक कहने के लिए न MQM ने साथ दिया न कराची वालों ने। परवेज मुशर्रफ की जमात APML भी फ्लॉप शो साबित हुई।
उल्टा पाकिस्तान पहुंचकर उन पर केसेस बन गए। वो मुल्क की तारीख के वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्होंने न सिर्फ अदालतों में रगड़ा खाया, नजरबंद हुए, आर्टिकल 6 लगा और गद्दारी का मुकदमा चला। एक रोज 70 बरस के मुशर्रफ को अदालत जाते हुए दिल की तकलीफ हुई। गाड़ी पिंडी के अस्पताल की तरफ मोड़ ली गई। कुछ ही अरसे बाद ये मोड़ उन्हें मुल्क से बाहर ले जाने का सबब बना। 2016 को मुशर्रफ मुल्क से ऐसे गए कि फिर जिंदा वापस ना आए। उनकी गैर मौजूदगी में खुसूसी अदालत ने उन्हें संगीन गद्दारी केस में फांसी की सजा सुनाई। जस्टिस सेठ वक्कार अहमद ने तो ये तक कह दिया, अगर मुशर्रफ मुर्दा पाए जाए तो लाश को घसीटकर इस्लामाबाद के टी चौक पर लाया जाए और 3 दिन तक लटकाया जाए। इधर पाकिस्तान में ये सब चल रहा था और उधर दुबई में परवेज मुशर्रफ में जानलेवा मरज की तशखीस हुई। अब वो ताकतवर, लाहो लश्कर लेकर चलने वाला, जो दिल में आए कर गुजरने वाला, अपने स्टाइल अपनी मर्जी से जीने वाला, 18 करोड़ पर हुक्मरानी करने वाला, अब दुबई के अस्पताल में अकेला जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहा था। और 5 फरवरी 2023 को वो ये जंग हार गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें पूरे एजाज के साथ कराची के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मेरा दिल और मेरा दिमाग हमेशा आपके साथ होगा, हमेशा आपके बारे में सोच रहा होगा। उनके जाने के बाद बस अब एक चीज बाकी रह गई है और वो है ये बहस कि वो हीरो था या विलन।